स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख पा रहे होंगे क्लास 12वीं का जो इतिहास है और उसका मॉडल पेपर जो रिलीज़ किया गया है जैक के द्वारा। ठीक है, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया है उसको इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके थे, अब सब्जेक्टिव और टोटल सब्जेक्टिव सभी प्रश्न जो आपका 3 अलग अलग खंड है MCQ तो हम लोग देखे हैं। वहाँ से आगे वाला जो खंड है सेक्शन बी से, ठीक है, देखिए सेक्शन बी से हम लोग देखेंगे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब वीडियो का स्पीड 1.25 के स्पीड में आप देखें तो आपको अच्छा हो, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया सेक्शन 1 पहला दिया हुआ, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, थोड़ा सा और थी, हाँ अब ठीक है, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। तो इस जगह पे देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और भारत के ये सभी राज्य में विकसित हुआ था। ठीक, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुआ लिख लिए। दूसरा है शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शंख संवत का आरंभ जो है कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक, चलिए आगे देखिए, दिया गया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि, उसका लेखक का नाम क्या है? भरत मुनि। सांची के स्तूप की खोज किसने की। तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। जनरल टेलर ने किया था। ठीक है, कब? 1818 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना जो की करने वाले थे उसका नाम था फ्रांसीसी बनियर। ठीक है, जो अब ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन जो शुरू करने वाले थे अलवारो नायनार संत। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया गया है, कहता है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजा की राजधानी 1347 और 1425 के बीच जो हसनाबाद थी, जिसे अब गुलबर्गा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया गया कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा सर्दी है, थोड़ा अगर आवाज़ ख़राब हो तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त, बात से ही पता चलता है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से सेक्शन C देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 3 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और 6 प्रश्न रहेगा 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमररी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच एक कर वसूल के संबंध का एक अस्थायी व्यवस्था है, समझौता था, जिस पर बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 को लागू किया गया। अब देखिए ये क्या था। तो ये जो था, समझिए बात को, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच कर वसूली का एक सौदा हुआ था, उसी को यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। कब किया गया? तो ये किया गया था 1793 में। किसने किया? तो बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता आप समझिए क्या था। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं निम्न थी। पहला आप लिख सकते हैं, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा तालुकेदारों के साथ किया गया था। किसके किसके बीच किया गया था? तो बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ किया गया था। इसके द्वारा उन्हें भूमि पर स्वामी बना दिया गया एवं भूमि अधिकार स्वीकार
कर लिया गया। जमींदारों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले वार्षिक लगान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि उसको तो मालिक बना दिया, और जो भूमि का कर दे रहे थे जमींदार, उसको एक फिक्स कर दिया कि आपको इतना देना है। ठीक है, जमींदार ग्राम में भूस्वामी नहीं अपितु राजस्व संग्रहक भी था। मतलब भूस्वामी ही नहीं बल्कि राजस्व संग्रहक था। उन्हें आदेश दिया जा गया कि किसानों से लगान उनका मूल रूप से वसूल की गई धनराशि के केवल 1/11 भाग अपने पास रखें और 10 भाग सरकार को दे दें। मतलब कि जितना भी किसान था वो 11 हिस्सा में से 1 हिस्सा रख लेगा जमींदार, और 10 हिस्सा जो है वो राजा सरकार के पास पहुंचा देगा। इसका ये था। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया जमींदार भूमि को विक्रय कर सकते थे अथवा गिरवी रख सकते थे, और जमींदार जो था वो भूमि को बेच सकता था और गिरवी भी रख सकता था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 महमूद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम संसार के खलीफा अर्थात धार्मिक या धर्म प्रमुख का पद प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की इस घोषणा से भारत मुसलमानों को ठेस पहुंचा, अतः उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। चूँकि यह खलीफा पद के संरक्षण के पक्ष में किया गया था, आंदोलन किया गया था, अतः इसे खलीफा आंदोलन कहा गया। ठीक है, कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये था खलीफा आंदोलन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखें। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है, और जब निर्माण किया जाता है उस अभिलेख में टाइमिंग लिखा हुआ होता था। ठीक है, तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता था, और जिस अभिलेख के ऊपर जिस शिलापट के ऊपर अगर टाइमिंग नहीं लिखा हुआ था, डेट नहीं लिखा रहता था, तो उसके लिखावट की शैली से, जैसे कि अभी आज से कुछ साल पहले जो है हम लोगों का केवाला जो होता था वो अलग अक्षरों में होता था, है ना। अब केवाला जो है हिंदी में, और आने वाले समय में इस केवाला को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो बदलते जा रहा है, तो इस समझ में आ जाएगा कि इतना से इतना समय के बीच में जो है कैथी चला, इतना से इतना के बीच में हिंदी चला, इतना से इतना के बीच में अंग्रेजी चला, तब तक कुछ और बदलेगा, कुछ और लैंग्वेज आएंगे, इंडिया में प्रसिद्ध होंगे, है ना। तो उस तरीके से आप लेखन के अनुसार, शैली लिखन के अनुसार जो जिस तरह से लिखा गया है उससे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं समय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया, भारत में प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया है। अब इसका महत्व प्रश्न में था, इसके महत्व को बताइए। तो पहला है कि अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं, क्योंकि समकालीन होते हैं। अभिलेख बनाने वाले के अभिलेखों से शासक के विचार, राज विस्तार, उपलब्धियां, चित्रण या चरित्र, उनका जन भावनाओं का भी पता चलता है। ठीक है, अभिलेख से तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज की जानकारी भी मिलता है। अभिलेख से तत्कालीन भाषा और लिपि की ज्ञान भी मिलता है। शासकों के आदेश, शत्रु विजय तथा नागरिक अधिकारों की जानकारी भी मिलता है। ठीक है, देखिए कितना चीज़ मिल रहा है। अभिलेख से उस काल के समय का ज्ञान भी होता है, अस्थायी प्रमाण भी मिलता है, प्राचीन इतिहास भी उसमें देखा जाता है। ये सब कुछ उससे प्राप्त होता है। ठीक है, और भी लिखा गया है, इसको देखिए। तत्कालीन
मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का भी जानकारी मिलता है, ठीक है। शासक और प्रजा के बीच कैसा संबंध था इसको भी देखा जाता है। उस काल की ज्ञान क्या थी ये भी इसमें निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं अभिलेख के बारे में और इसका क्या महत्व है, ये सब कुछ इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कृषि उत्पादन में महिला की क्या भूमिका है? तो मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खेतीहर परिवारों से संबंधित महिलाओं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने में काम करते थे, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई और कटाई में काम करती थी। पकी हुई फसल का दाना निकालने में काम सहयोग करती थी। और यहाँ पे देखिए, वास्तव में मध्यकालीन विशेष रूप से 16वीं-17वीं शताब्दी में ग्रामीण इकाइयों एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का प्रमुख आधार बन गया। अतः महिलाओं और पुरुष के कार्यों में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया, ठीक है। तो क्या था इसमें? तो कृषि उत्पादन से महिलाओं की क्या भूमिका थी? वो पुरुष जो है खेती हल चलाते थे, ठीक है, तो महिलाएं उसमें बुआई करती, कटाई करती, निराई करती और यहाँ पे सब कुछ ये एक सिस्टम तरीके से करती थी। इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में जो दूरी का अंतर है उसको लकीर उसके बीच में नहीं खींचा जा सका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो और हम धीरे धीरे स्कोर कर लें, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां का वर्णन करें। तो संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, जिनके प्रमुख थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालित समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, JB कृपलानी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति और भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति, ठीक है। तो संविधान निर्माण में बहुत सारी समितियां बनाई गई, लेकिन उसकी प्रमुख समितियां यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किताब उल हिंद पर एक लेख लिखें। तो किताब उल हिंद, ठीक है, पुस्तक की रचना अलबरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल की थी। अलबरूनी ने इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी। यह पुस्तक 80 अध्यायों और अनेक उप अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अलबरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक प्रथाओं, त्योहारों, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान, सब कुछ उसमें, विज्ञान, अभिलेख, सब कुछ उसमें बताया गया, चिकित्सा, दर्शन आदि वर्णन किया गया है। वे भारत में प्राचीन विभिन्न समतों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी अभिलेख करता है। चूँकि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई थी, परंतु इसमें महमूद गजनवी के क्रियाकलापों का यदा कदा ही उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक से तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती है, परंतु भारतीय समाज में संस्कृति अध्ययन के लिए किताब उल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। इस प्रकार महाभारत की महत्व
को महत्व को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते, आम लोग विभाजन को किस तरह से देखते हैं? आम लोग विभाजन को भिन्न भिन्न नज़रियों से देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शांति के स्थापित होते ही वे अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। वे इसे कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे हैं। विभाजन के दंगों से बचे कुछ लोग इसे मार्शल लॉ, रोला हुल्लड़ आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। कुछ लोग इसे एक प्रकार के गृह युद्ध भी मानते हैं। कुछ लोग इसे, ऐसे भी लोग थे जो स्वयं को उजड़ा हुआ और असहाय अनुभव करते थे। उनके लिए यह विभाजन उनके बचपन की आदत छीनने वाला तथा मित्रों की रिश्तेदारों से तोड़ने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें देखें बाबू। अब देखिए, इसमें तो हम लोग सेक्शन बी एंड सी को देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।